नमस्कार, हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आर्टिकल 47 टू आर्टिकल 49 या आर्टिकल 50 देखते हैं कितना समय हमें अलाउ करता है, उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारी जो पूरी चर्चा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस पे हमारी जो चर्चा चल रही है, इसको एक बड़े संदर्भ में समझना ज़रूरी है। संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, आपके सामने मैं 2-3 अलग अलग राइटर्स, लोगों के व्यूज़ रखना चाहती हूँ। एंड्रे बेटे बहुत ही फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, राइटर भी हैं, एकेडमिशियन हैं। उन्होंने एक कोट कहा जिसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। ही सेज, अ कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच वी आर टू मूव, बट द सोशल स्ट्रक्चर वी डिसाइड हाउ फार वी आर एबल टू मूव एंड एट व्हाट पेस। अपनी किताब द बैकवर्ड क्लासेस में उन्होंने ये लिखा। उन्होंने कहा कि एक संविधान इस देश को या किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है इसको तो इंगित कर सकता है, लेकिन हमारी जो सामाजिक संरचना है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो तय करेगी कि हम कितनी दूर जा पाएंगे और किस गति पे जा पाएंगे। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वाले ये जानते थे कि भारत जो है उसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन लेवल्स जो हैं वो बहुत नीचे स्तर पे था। तो हमारा जो सामाजिक जिसे कहा जाए सोशल आर्किटेक्चर है देश का, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और देश के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। तो संविधान में जो 2 भाग बनाए गए, पार्ट 3 मतलब भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को जस्टिशिएबल बनाया गया कि आप कोर्ट जाके इन अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, और दूसरी ओर पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देश दिए गए कि राज्य जब कोई भी कानून बनाए उसके पास रिसोर्सेज जैसे जैसे आते जाएंगे, उन्हें इन नीति निर्देशों के हिसाब से देश की सामाजिक संरचना को भी मजबूत करना है। जैसे T.H. ग्रीन जो हैं, थॉमस हिल ग्रीन एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, एक पॉलिटिकल रैडिकल भी थे और ब्रिटिश आइडियलिज्म मूवमेंट का पार्ट थे। उन्होंने एक अलग संदर्भ में एक बात कही। उन्होंने कहा कि it is the business of the state to maintain the conditions without which a free exercise of the human faculties is impossible। मतलब राज्य का ये काम है, ये व्यवसाय है राज्य का, सरकारों का, कि वो एक इस प्रकार का ढांचा बनाए, एक इस प्रकार की समाज की संरचना करें कि जहाँ पे ह्यूमन फैकल्टीज का मतलब सारे लोग अपनी फैकल्टीज का, अपनी पोटेंशियल का, अपनी कैपेबिलिटीज का विकास कर पाए। तो सवाल ये है कि क्या राज्यों का, सरकारों का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना है, या फिर इलेक्शन में जब वो जीत के आते हैं तो उसके बाद जो बेसिक इश्यूज हैं समाज के, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को मजबूत करना है। तो यदि हम पार्ट 4 या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें तो उसमें जितने दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, हमने जो पिछले 2 वीडियो में देखे और आज हम जिनको देखेंगे, वो कहीं ना कहीं सभी सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करते हैं। एक और विचार मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा और नहीं सुना तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन जो है ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे, लेकिन उन्हें इंडियन संविधान के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी काम किया। इनकी किताबें जो हैं वो संविधान के ऊपर काफ़ी चर्चित और वेरी वेल रिसर्च किताबें हैं। ज़रूर पढ़ें ग्रैनविल ऑस्टिन को। वो एक बात कहते हैं और उनकी भी एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो कहते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सोशल डॉक्यूमेंट। The majority of its provisions are either directly aimed at furthering these goals of the social revolution or attempt to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement। वो कहते हैं कि जब उन्होंने पूरे भारत के संविधान को पढ़ा, उसके इतिहास को पढ़ा, कैसे बना, उस पर लिखा भी, तो वो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज है और इसके अधिकांश प्रावधान जो हैं, इसके अधिकांश अनुच्छेद जो इसमें दिए गए हैं, वो या तो सीधे तौर पर सामाजिक क्रांति की बात करते हैं या फिर किस प्रकार से सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाया जाए उसकी तरफ इंगित करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो सवाल हमारे जहन में है कि संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है,
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारे पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के साथ साथ हमारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स और कंडीशंस की भी बात करता है। मतलब ना सिर्फ वो ये कहता है कि सभी लोगों को वोट देना चाहिए, सभी लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पूरे भारत देश की समाज का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए, तो ये संविधान में कहां दिया गया है? जी हां, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो आइए, हमारे पिछले वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे थे, जिन आर्टिकल्स को हम देख रहे थे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का भाग है, उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 47 की भाषा और फिर आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगी। आर्टिकल 47 रीड्स, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। जी हां, पब्लिक हेल्थ और लोगों के न्यूट्रिशन पे एक अलग से डेडिकेटेड आर्टिकल। The state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as amongst its primary duties. And in particular, the state shall endeavor to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. इसको मोटे तौर पर दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ये बात कर रहा है हमारी न्यूट्रिशन लेवल के, हमारे पोषण के स्तर की, और क्या कहता है? ये कहता है कि पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य प्रयासरत रहेगा, राज्य कर्तव्य करेगा। और दूसरी चीज ये कि जो ऐसे नशीले पेय या पदार्थ हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, उनको, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना, उनको बंद करना, उनके सर्कुलेशन ना होने देना, इसके लिए भी राज्य काम करेगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है कि ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, उनके लिए एक्सेप्शन क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के सामने लिकर ट्रेड को बंद करने के लिए जो अलग अलग जजमेंट्स आए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया और लिकर ट्रेड को पूर्ण तरीके से बैन नहीं किया गया है, लेकिन उसके ऊपर जो कंडीशंस इंपोज की गई हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 47 को मद्देनजर की गई हैं। एक जजमेंट आपके साथ जल्दी से आर्टिकल 47 के अंतर्गत साझा करना चाहती हूं। विंसेंट पानिकोर अयंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 990। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एंड आई कोट, मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हैव टू बी or have to rank as high as these are indispensable to the very physical existence of the community, and on the betterment of these depends the building of the society of which the constitution makers envisaged. Attending to public health, in our opinion, therefore, is of high priority, perhaps one at the top. इस पे आपका ध्यान चाहती हूँ, perhaps one at the top। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में साफ साफ ये कह रहा है कि सरकारों के सामने अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, लेकिन हमारे मत में यदि कोई एक ड्यूटी सबसे ऊपर है, सबसे टॉप प्रायोरिटी की है, तो वो क्या है? वो है पब्लिक हेल्थ। आप पूछेंगे कि क्या आज इस देश में आज़ादी के इतने सालों के बाद सरकारें आई, सरकारें बदली, अब नई सरकार है, काफ़ी समय से काम कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पब्लिक हेल्थ आज भी उस प्रकार से उसे प्रायोरिटाइज किया गया है जैसे कि संविधान की मंशा थी? इसका क्या जवाब आप समझते हैं, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आर्टिकल 47 पे तवज्जो देते हुए ये बात कही है कि सरकारों की यदि कोई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए तो वो होना चाहिए पब्लिक हेल्थ। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 वॉल्यूम 2 SCC, पेज नंबर 37 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मतलब संवैधानिक ऑब्लिगेशन है सारी सरकारों पर, that they provide adequate medical services to the people, कि लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो तरीके से मुहैया कराई जा सके। इसमें कोई ये बात नहीं है कि यदि आप अमीर हैं या गरीब हैं, कोई भी व्यक्ति, उसका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस क्यों ना हो, पब्लिक हेल्थ पे जो अधिकार है और पब्लिक हेल्थ पे काम करने का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 में जो सरकार को आदेश है वो सबके लिए बराबर है, उस पे ध्यान देना सरकारों का काम है। इसका एक अलग आयाम भी है आर्टिकल 47 का। एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2002 का जजमेंट है, 2002 वॉल्यूम 1 SCC, पेज नंबर 428। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 47 का सहारा लेते हुए ये भी कहा कि जहां तक
मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात है मेडिकल साइंसेस के लिए, तो उसमें जो रिजर्वेशन है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर नहीं दिया जाना चाहिए। इस देश को सख्त आवश्यकता है कि स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो हैं वो प्योरली मेरिट के आधार पर हों। तो रिजर्वेशन को अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन या मेडिकल एजुकेशन के लिए तो देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नहीं देना चाहिए। तो ये जजमेंट देते समय भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 47 का सहारा लिया। अब देखते हैं एक दूसरा आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कृषि और पशुपालन का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार हो, इस पे ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल काफी कंट्रोवर्शियल हुआ। क्यों हुआ आपको मैं अभी समझाती हूं। पहले देखते हैं जल्दी से आर्टिकल 48 की भाषा क्या कहती है। The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, मतलब राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की कोशिश करेगा। And shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle, मतलब कि जो गाय हैं, गाय के बच्चे हैं, एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, मतलब क्या, ऐसे जानवर जो कि दुधारू हैं, जो या तो दूध देते हैं या किसी और प्रकार से खेती बाड़ी में कृषि के काम में आते हैं, उनका कोई फंक्शनैलिटी है, तो ऐसे सारे जानवरों और मवेशियों को मारा ना जाए, इसके लिए भी स्टेट जो है वो प्रोविजंस बनाएगा। अब समझना ये जरूरी है कि यदि हम आर्टिकल 19(1)(g को याद करें, आर्टिकल 19(1)(g जो कहता है कि हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, ट्रेड करने की आज़ादी है, ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि आर्टिकल 48 कहता है कि जानवरों को मारा ना जाए, और एक तरफ ये है कि सभी प्रकार का ट्रेड प्रोफेशन करना आपको अधिकार है। तो आर्टिकल 48 के इर्द गिर्द काफी सारे संवैधानिक सवाल उठे, जिसमें एक तो ये कि क्या गाय में, और भारत में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठा कि क्या गायों को कभी भी मारा जा सकता है या गायों को मारने पर पूर्ण तरीके से बैन लगना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब देने के पहले और इसको अलग अलग जजमेंट्स के माध्यम से समझाने के पहले एक बात समझना पहले जरूरी है कि जो रेलेवेंट एंट्री है कि इस विषय पर कौन कानून बनाएगा, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नीति निर्देश है। तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा स्टेट लिस्ट में एंट्री 15 के साथ, जो कि कहता है कि प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिसीजेस, वेटनरी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो भारत में जो एनिमल हस्बेंड्री है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसलिए भारत में अलग अलग राज्यों ने जानवरों को लेकर अलग अलग कानून बनाए हैं। कुछ नेशनल लेजिस्लेशंस हमारे पास हैं, लेकिन जहाँ तक बात है कि किन जानवरों को मारा जा सकता है, कब मारा जा सकता है या नहीं मारा जा सकता है, तो इस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। लेकिन इस पर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण जजमेंट आया कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 731। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को ले डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा? पहला तो ये कहा कि देखिए, यदि हम आर्टिकल 48 को देखें तो इसमें बहुत साफ तौर पर कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स को बचाने के लिए प्रोविजन की बात की गई है, मतलब कुछ विशिष्ट श्रेणियों के पशुओं का वध रोका जाए, इसके लिए काफी स्पष्ट और सकारात्मक नीति निर्देश आर्टिकल 48 में दिए गए हैं। दूसरी बात कि आर्टिकल 48 contemplates protection only of cows and calves and other animals which are presently or potentially capable of yielding milk or doing work as draught cattle, but not of cattle which though once milch or draught cease to be so in the course of time। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुरैशी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शनैलिटी के बेसिस पे एक डिवीजन किया कि एक तरफ सारी गायों के बच्चे और ऐसे सारे जानवर जो या तो दूध देते हैं या किसी काम में आते हैं, खेती के काम पे आते हैं, उनका वध तो रोकना चाहिए। लेकिन जो बाकी सारे जानवर हैं या ऐसे जानवर जो एक उम्र के बाद किसी काम के नहीं हैं, उनके वध को रोकने के लिए आर्टिकल 48 बाध्य नहीं करता, ऐसा कुरैशी में कहा गया। लेकिन तो मतलब इसको यदि एक तरीके से और आगे समझा जाए कि यह भी कहा गया कि आर्टिकल 48 डज नॉट कॉन्टेम्पलेट बैन ऑफ स्लॉटर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैटल्स, मतलब सारे गाय, बैल, कैटल सब
को बैन नहीं है सबके वध करने पर। एक तरफ गाय के बच्चे, इनका वध नहीं किया जा सकता, और कोई भी ऐसे जानवर जो या तो दूध देते हैं या काम करते हैं, उनका वध नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बैल है, बैल एक उम्र के बाद यदि उसका कोई यूज नहीं है तो उसके वध करने पे कोई रोक नहीं लगेगी। लेकिन इस जजमेंट का काफी क्रिटिसिज्म हुआ, इसको ओवर रूल कर दिया गया अगले जजमेंट में। क्या है अगला जजमेंट? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात 2005 वॉल्यूम 8 SEC 534। इस केस में सवाल ये था, पहला वाला जो केस था वो एक 5 जजेस बेंच के सामने था, और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी जो है वो 7 जजेस बेंच के सामने गया। इसमें जो चैलेंज में था दैट वाज सेक्शन 5 ऑफ द बॉम्बे एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट। एक अमेंडमेंट लाया गया और ये कहा गया कि जो पहले जजमेंट में देखा गया कि जो बैल हैं, बुलक्स, उनको 16 साल की उम्र तक उनके ऊपर मारने का बैन था। लेकिन अब इस जजमेंट में जो अमेंडमेंट था उसने बैलों को भी मारने से टोटल बैन लगा दिया। तो कई लोग कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि इससे हमारा ट्रेड ऑक्यूपेशन जो है उस पर असर पड़ रहा है। तो कोर्ट ने ये इसमें स्टेटमेंट दिया दैट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात इज स्टिल प्रिडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल। कोर्ट ने कहा कि गुजरात की इकोनॉमी जो है वो अभी भी कृषि प्रधान है। इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर यूज ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, ड्रॉट, ब्रीडिंग और एग्रीकल्चरल पर्पसेस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट हैज देयरफॉर बिकम necessary to emphasize preservation and protection of agricultural animals like bulls and bullocks। इसमें जो बैल आदि जानवर हैं, कृषि में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसलिए उनको मारे जाने पर बैन लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं यदि वो बूढ़े भी हो गए हैं और यदि वो दूध नहीं देते तो भी ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कि पहले वाले केस में कहा गया था, कि उनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि फ्यूल में, मैन्योर बनाने में, बायोगैस में, इन सारी चीजों में उनका यूज अभी भी किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारे सामने ऐसा कोई मटेरियल नहीं आया है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया गया है कि जिससे ये कहा जाए कि इनको मारने से ही इकोनॉमी चलेगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट पे तवज्जो ना देते हुए कोर्ट ने कहा कि टोटल बैन जो है बुलक्स पे वो कहीं ना कहीं उसको मान्यता दी जाएगी। देखिए ये जजमेंट्स जो कोर्ट के सामने आए ये पर्टिकुलर स्टेट के लॉस को लेकर आए, तो उनमें जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो उन स्टेट्स के लिए तो लागू होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग कानून हैं, क्योंकि इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को एंट्री 15 ऑफ स्टेट लिस्ट में दिया गया है कि वो कितना बैन करना चाहते हैं और किन किन जानवरों के मरने पर बैन लगाना चाहते हैं। आर्टिकल 48 को और भी कई आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाता है। एक इसका अगला आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 48, लगभग 48 और 48 को कई बार साथ में पढ़ाया जाता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जैसे कि हमने देखा 48 में बात होती है ऐसे जानवरों की जिनका कृषि में कहीं ना कहीं उपयोग होता है, लेकिन 48A में हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, ऐसे जानवर जो कि कृषि में जिनका उपयोग नहीं होता लेकिन जो जंगली जानवर हैं। क्या कहता है आर्टिकल 48A? The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। आर्टिकल 48 कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का नीति निर्देश सरकार को दिया गया है। आर्टिकल 48A जो है वो एक तरह से फाउंडेशन बना भारत में अलग अलग पर्यावरण को बचाने के लिए बनने वाले कानूनों का, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया आर्टिकल 48A को मद्देनजर रखते हुए। कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो उनके सामने जनहित याचिकाएं आई, उनमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 48 के तहत कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए और कई सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स को जन्म दिया, जैसे कि पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। यदि आप कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, यदि आप प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार से दूषित कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, यदि कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का बुरा असर पड़ सकता है, तो असर पड़ने के बाद भुगतान करना तो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल है, लेकिन आपका यह भी दायित्व है कि उस असर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी आप कोर्ट के सामने रखें। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि पहले ही कुछ इस प्रकार के स्टेप्स ले लिए जाएं ताकि एनवायरनमेंट ज्यादा दूषित ना हो।
पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल कि देखिए जैसे हमारी जो रिवर्स हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, उसके हम कहीं ना कहीं ट्रस्टी हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि उन्हें बचाया जाए। तो जब कभी विकास और पर्यावरण के बीच में लड़ाई चली, कोर्ट ने कोशिश किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाए। और अब तो हम जानते हैं कि भारत में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। जी हाँ, एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। कोई भी पर्यावरण से संबंधित मामला जो है वो बहुत लंबा समय ना ले, इसके लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने जाके पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। खैर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स कितने इफेक्टिव हैं, क्या वाकई में हम पर्यावरण को बचा रहे हैं? आज भी जब कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और पर्यावरण टकराते हैं तो एक्चुअली कौन जीतता है, ये सारे बड़े गहन सवाल हैं। लेकिन संविधान की मंशा आर्टिकल 48A में कि पर्यावरण को बचाया जाए और पर्यावरण को बचाने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश है वो की जाए। आज के लिए एक और जल्दी से आखिरी आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under the law made by the parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और स्थान हैं उनका संरक्षण करना। संसद द्वारा ऐसे कानून बनाए जाना चाहिए। मतलब पहली बात तो ये नोट कर लें कि इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि संसद द्वारा ऐसे कानून बनाए जाना चाहिए कि जिसके तहत जो राष्ट्रीय महत्व के अलग अलग आर्किटेक्चर, स्थान हैं, स्मारक हैं और जो कलात्मक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उनकी रक्षा की जाए, उनको किसी प्रकार की लूट से, विनाश से, हटाए जाने से, किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट या निर्यात करने से उनको बचाया जाए। लिस्ट 1 जिसमें पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का, उसकी एंट्री 67 जो है वो कहीं ना कहीं इससे मेल खाती है और पार्लियामेंट को अधिकार देती है आर्टिकल 49 को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के कानून राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनको बचाने के लिए पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाए। इसमें भी काफी सारे जजमेंट्स आए, लेकिन फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूं। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 110। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया और इसमें जो पूरा ताज हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत ये कोशिश थी कि जो यमुना नदी है और जो ताजमहल के बीच का जो 75 एकर्स ऑफ लैंड है उसको कहीं ना कहीं यूज करके वहां पे फूड प्लाजा और दुकानें और अम्यूजमेंट एक्टिविटीज की जाएं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कोर्ट के सामने गई और उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं इससे पूरे ताजमहल के आसपास का जो इकोसिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ेगा और क्योंकि ताजमहल जो है वो भारत की शान है इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और इस मामले में जो है वो कई सारा करप्शन भी सामने आया, अलग अलग पॉलिटिशियंस का, उनके इंटरेस्ट का काफ़ी सारी इंक्वायरी भी हुई। लेकिन इस सबको जो है वो इस बात पे तवज्जो दिया गया कि आर्टिकल 49 में जितने भी हमारे ऐसे स्मारक हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और ताजमहल उनमें से एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उन सबको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। अगले वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अपने कॉन्वर्सेशन को एक तरह से कंक्लूजन की ओर लेकर आएंगे। मैं आपके साथ साझा करूंगी कि क्या कहता है आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 और एक बड़े महत्वपूर्ण सवाल पे भी आपका ध्यान चाहूंगी अगले वीडियो में, ये कि फंडामेंटल और राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये जो रिलेशन है ये ओवर टाइम कैसे बदला और क्या महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं जो बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। फिलहाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है हमेशा की तरह जरूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।